ISP मंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ISP मंच ई स्पेशल और ISP स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट सुमरा अरशद, स्टूडेंट ऑफ BS इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फैज़ान, स्टूडेंट ऑफ BSc सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर। आप सब लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फितर हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता किया एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आता है। लोग अपने प्यारों से फिर से जा मिलते हैं और लोग आपस में गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हमें एक ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा है जो हमें रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में रोज़ों में सब्र करने और ढेरों नेकियां कमाने के सिले में दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये दिन आज का बहुत खुशगवार गुजरे। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ यहाँ पर जो गेस्ट मौजूद हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र CBS हैं और डायरेक्टर QEC हैं सर सैयद फरहान गिलानी। थैंक यू वेरी मच। और इनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि खलूस नीयत, पुरज़्म हौसला, मजबूत इरादे रखते हैं। खलूस नीयत, पुरज़्म हौसला, मजबूत इरादे रखते हैं। जान है ये सब की ऐसे जैसे सीनों में दिल धड़कते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों, मेरी तरफ से आपको, अहले मुल्तान को, अहले पाकिस्तान को और अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मेरी ये दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से हमें कोरोना का जो मूज़ी मर्द पूरी दुनिया पर लाहक है, अल्लाह हमें इससे बचाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं पहले आप सबका इंट्रोडक्शन करवा दूं अपनी ऑडियंस से। सर आप किस शहर से हैं, किस सिटी से, किस इलाके से? मेरा नाम आपने बता दिया, सैयद फरहान गिलानी। मैं औलिया कराम के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहीं पर रहता हूँ। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मुल्तान में ही जॉब करता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, जो हमारा हर अजीज़ इदारा है। इसी में हम लोग काम करते हैं और अपने इस इदारे की मदद से हम ना सिर्फ अहले मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब को तालीम की रोशनी से रोशनास करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं हमारे डायरेक्टर एक्सटर्नल। और दूसरी जो शख्सियत हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी, ट्रेनर, साउथर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, SCDC, मेंटोर, आवर मोटिवेशन, आवर इंटरनल स्ट्रेंथ। इनके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इनके काम में कशिश और बातों से सच्चाई छलकती है। इनके काम में कशिश और बातों से सच्चाई छलकती है। इनकी सिर्फ शख्सियत ही नहीं, तबीयत भी हसीन लगती है। मैम साइमा अली। थैंक यू सो मच फैज़ान, और बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा शुक्रिया। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम आपको भी मैं इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, कुछ आप बता दें किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, किस इलाके से? मेरी पैदाइश फैसलाबाद से है और एजुकेशन मुख्तलिफ़ जगहों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से है। लेकिन अभी पिछले 3 साल से मैं मुस्तकिल, जब से मैं ISP में हूँ तो मैं यहीं पर ही हूँ। ISP जो इतना खूबसूरत इदारा है, ये पहला ऐसा इदारा है जिसके साथ मैं इतने मुसलसल सालों से जुड़ी हुई हूँ। और इसमें ज़ाहिर है इस इदारे की ज़्यादा खूबसूरती है जिसने मुझे जोड़े रखा है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर जो दूसरी पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ फैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी हैं आकिब गफूर, जो अव्वल तो सीरियस रहते नहीं हैं और अगर सीरियस हो जाएं तो आसपास वालों के लिए परेशानी लाहक हो जाती है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच समरा, जो आज आपने मेरा तारुफ कराया इस तरीके से, तो मैं खुद हैरान हूँ ये चीज़ देखी कि हाँ भाई कि कैसे आपने ये मेरे बारे में बोल दिया। लेकिन मैं सीरियस होता नहीं हूँ, मैं हंसी मजाक करता हूँ। अगर हो भी जाऊँ ना तो दूसरों के लिए टफ टाइम डाल देता हूँ। ऐसा ही इतना है। तो आकिब के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक मेहनत का शख्स, मजबूत जिसका इरादा है, एक मेहनत का शख्स मजबूत जिसका इरादा है, दुनिया देखेगी कि जो सामने बैठा है मुस्तकबिल का शहजादा है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ISP की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं, ये हमारी सोसाइटी की मिस राफिया। वेलकम टू द शो राफिया। थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन के लिए, और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए भी बहुत शुक्रिया।
आप ज़रा तारुफ अपना मज़ीद करवा दें कि आप किस शहर से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है मैं आपका? मुल्तान से ही हूँ, लेकिन हमें यहाँ शिफ्ट हुए कुछ साल हो गए। इससे पहले मैं मियाँ चन्नू से थी और हम वहीं रहते थे। तो राफिया के लिए मैं बस एक दुआ देना चाहूँगा कि तेरे चेहरे पे हर पल खुशी की सदा मांगता है, तेरे चेहरे पे हर पल खुशी की सदा मांगता है, बंदा नाचीज़ हर पल तेरी सलामती की दुआ मांगता है। बहुत शुक्रिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो मैं अपनी को से कहता हूँ कि आप कंटिन्यू करें और सवाल का सिलसिला स्टार्ट करें। मेरा सवाल आपसे है सर फरहान जी कि आप कैसे स्टूडेंट थे अपने बचपन में? बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले या हमारी तरह धक्का चाट, यानी कि? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्चुअली घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे ऊपर चेक हमेशा से रहा और ये अल्लाह की ब्लेसिंग रही है। तो मैं पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पोजीशन होल्डर था और पढ़ता खेलने के लालच में था, क्योंकि घर वालों की तरफ से ये कंपल्शन थी कि अगर मैं अपना गिवन असाइनमेंट को कंप्लीट करूँगा तो तब मुझे खेलने की इजाज़त मिलेगी। तो फिर होता क्या था, मैं जब स्कूल से वापस आता था, चेंज करने के बाद खाना खाता था, सोता नहीं था, अपना होमवर्क करने बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था होमवर्क करूँगा तो शाम को खेल सकूँगा। होमवर्क करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बचता था तो मैं सो जाता था और उसके बाद फिर शाम को खेलता था। उसका मुझे फ़ायदा हुआ। अब अल्टीमेटली जो उस दौर में पढ़ा था वही अब काम आ रहा है, क्योंकि आजकल का दौर जो मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ते कम हैं और अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। पर्टिकुलरली जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आई है, मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं और उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये गैजेट्स जिन्होंने बनाए हैं वो हमसे बिज़नेस हासिल कर रहे हैं और हम सिर्फ उन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम भी गैजेट्स को बनाने वाले बने तो हम भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उस टाइम एक्साइटमेंट होती थी, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलनी है, दोस्त इकट्ठे होते हैं। उस टाइम ये था कि 10 दोस्त मिलके एक बॉल के लिए हम पैसे जमा करते थे। अब पैसे आराम से हो जाते हैं, बस दोस्त नहीं मिलते। नहीं बेटा, वो हमारी एज के लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप लोगों से बात की जाए ना, आप अभी भी बॉल के लिए पैसे जमा करोगे और करने चाहिए, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत कम है। आजकल तो कोरोना के हालात हैं, मैं इसकी बात नहीं कर, स्पेशल कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब इंशाल्लाह हालात नॉर्मल थे और इंशाल्लाह हो जाएंगे, मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी का रुझान नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ कुछ और हैं। और आपने ये मुहावरा सुन रखा होगा कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे पास सेहतमंद दिमाग हो तो फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैम साइमा की तरफ। मैम, आपके क्या थॉट्स हैं? आप बचपन में लाइक स्टूडेंट्स थी या हमारी तरह धक्का स्टार्ट? एक सर्टन टाइम तक पोजीशन होल्डर थी, जब तक मुझे घर में मामा और पापा पढ़ाते थे तब तक। तो उसके बाद आफ्टर मिडिल फिर मैं चूँकि शिफ्ट हुई अपने ननिहाल के पास चली गई, तो तब कोई इतना ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर घर में कोई तवज्जो नहीं देता था। तो इसलिए उसके बाद मैं फिर थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हो गई और मैंने मैट्रिक के पेपर्स भी बस मतलब घर वालों के कहने पे दे दिए और मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें पास होंगी या नहीं होंगी। जिस दिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आप लोगों के तो रिज़ल्ट सब आ जाते हैं ना गैजेट्स पे, रिज़ल्ट आना होता था तो गैजेट पे वो बाहर से जाके पता करना होता था ना, तो घर से किसी ने वो मेरा चिट पे रोल नंबर लिख के लेके जाना था कि बाहर से रिज़ल्ट पता करना है। तो मैंने रोल नंबर सोच रही थी कि बताऊँ ना बताऊँ, गलत लिख दूँ, कुछ कर लेकिन मेरा रोल नंबर ऑलरेडी घर वालों को पता था। और थोड़ी देर बाद जब अंदाज़ा था कि रिज़ल्ट आना है आज के दिन, ऐसा ही होता था, मतलब सुबह 9 बजे से एक इंतज़ार शुरू हो जाता था और एक और बड़ा कंपटीशन होता था। पता नहीं आपके पास होता है या नहीं, कि जब जो नेबरहुड होता है ना, अगर उसमें 4-5 बच्चे एक साल में मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं ना, तो उन 4-5 का आपस में कंपटीशन होता है कि इस साल किस घर के बच्चे ने पोजीशन ली तो मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं तो किसी के कंपटीशन में आती नहीं हूँ। बट जब गली में से आवाज़ आई, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो मेरे रिज़ल्ट देखने के लिए गए और उन्होंने जब ज़ोर से गली में से आवाज़ लगाई ना, तो मुझे समझ आ गई कि ये आवाज़ एक्साइटमेंट की ज़रूर है, लेकिन कौन सी वाली एक्साइटमेंट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब छितर पड़ने वाले हैं बहरहाल मेरे नज़दीक मार्क्स कम थे, बट आई एम वेरी हैप्पी। और उसकी वजह ये थी कि मेरी फैमिली बहुत खुश थी, इसलिए कि मैंने जितना 2 माह में तैयारी करके पेपर दिए थे
तो दे वर वेरी एक्साइटेड। सारी फैमिली ने उसको इतना अच्छा सेलिब्रेट किया। मुझे अपना मैट्रिक का वो टाइम याद है कि सब ने उसको सेलिब्रेट किया। मेरी खालाएँ दूसरे शहरों में रहती हैं, वो आ गईं मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे लेके लाहौर गए, 3 दिन की मुझे सैर कराई तो और आप सोचेंगे कि सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न लेने पर, सिर्फ जो बिल्कुल मार के फर्स्ट डिवीज़न ही थी तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा अगर मैंने टॉप कर लिया होता तो पता नहीं मुझे कहीं पूरी दुनिया की सैर कराने का मौका मिल जाता बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि एक रट्टालिज्म का तो कह नहीं सकते, बट मैं माशाल्लाह माइंड में काफ़ी शार्प हैं। कुछ माइंड गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं जिनमें मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा खेलता हूँ, बट मैम ने मुझे उनमें भी हराया हुआ है, तो ज़रा बच के रहिएगा। कौन सी गेम थी वो थी चेस की गेम। चेस। और माशाल्लाह मैम ने ऐसी शार्प माइंड के साथ चेस खेली कि मैं जीते जीते बाजी पलटी है। कभी कभी आप तो मतलब आपकी एज में ज़्यादा खेलते थे, नो डाउट। ये जैसे सर कह रहे थे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती या इस तरह, तो हमारे टाइम पे हमारे घरों में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ना जेंडर की तखसीस नहीं थी। अगर भाई क्रिकेट खेलते हैं तो सब बहनें भी क्रिकेट खेलती हैं। तो मगंचे, अखरोट, ये सब भी मैंने खेला है और गली में क्रिकेट भी खेली है। लेकिन उसके साथ भाई अगर चेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो वो भी हम सब खेलते हैं, सब बहन भाई खेलते थे। तो ये अभी मतलब चेस ज़रूर खेलनी चाहिए। मैं बाकी सब देखने सुनने वालों को बिल्कुल ठीक कर दूं मैडम की कि कार्ड फिजिकल गेम नहीं है। मैं फिजिकल और माइंड गेम, बोर्ड गेम, फिजिकल गेम, माइंड गेम्स, कुछ भी। तो ये बहुत बज़ाहिर ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। कार्ड्स खेलने पे हमेशा डांट ही पड़ती है और हमें भी पड़ी है, रज के पड़ी है लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा सीख सकता है। अगर उसने उस गेम को उस बचपन में खेलना सीखा है तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। वैसे मैम माशाल्लाह आप काफ़ी फ्रैंक लगती हैं और काफ़ी अच्छे मूड की लगती हैं। तो मैम अपने बच्चों ने कभी ऐसा किया कि बेल बजा के भाग गई हो? बहुत। मैं आई वॉज टू नॉटी पर्सन। और क्योंकि अच्छा ये पता नहीं आप होता है, लेकिन सर को याद होगा कि हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी जब, तो ख़ास तौर पे गर्मियों में दोपहर को सोना लाजमी होता था और बच्चों को नींद नहीं आती वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि बड़े सो जाएं और उनकी जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाए तो वो बहुत किया है। पता होता था कि तकरीबन सब गली में सो रहे होंगे इस वक्त, तो वो अपने क्राइम पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा किया और बहुत अजीब अजीब तरीके से किया। डोर बांध के किया, कुंडी के साथ डोर बांध के दूर खड़े होके, तो बहुत सारी शरारतें की हैं। हाँ, कई दफ़ा पकड़े गए। एक दफ़ा तो बहुत मज़े से पकड़े गए कि अभी डोर बांध ही रहे थे तो ऊपर से आंटी ने देख लिया फिर क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कुछ नहीं, असल में थोड़ा अब तो पता नहीं, लेकिन बचपन में काफ़ी क्यूट थे नहीं माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इतनी मासूम शक्ल है और हरकतें देखो इसकी तब टॉलरेंस लेवल ज़्यादा था लोगों के अंदर, और तब घर छोटे और दिल बड़े हुआ करते थे। अब घर बड़े हैं और दिल छोटे हैं, इसलिए टॉलरेंस लेवल भी गिर गया। अब आप जैसे जो बच्चे हैं ना, अगर मेहमान आ जाए तो उनकी प्राइवेसी मुतासिर होती है। हमारे दौर में जब हम आप जितने थे, मेहमान आ जाता था तो हम खुश होते थे कि रहमत आ गई, बरकत आ गई है और हमें खेलने का ज़्यादा मौका मिलेगा। चीज़ें चेंज हो रही हैं ग्रेजुअली, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम ने मेहमान को रहमत करार दिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर नुक्ता लगा दिया और अब हम उसे ज़हमत समझते हैं, इसीलिए दिल छोटे होते चले जा रहे हैं। हमारे दौर में मेहमान आने पे लोग खुश होते थे और इसी किस्म की शरारतें होती थी जैसे मैम साइमा बता रही हैं। पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन मैं भी ऐसी हरकतें करता था क्योंकि मेरी वालदा जो थी, मैं उनके साथ शॉपिंग पे जाता था। छोटा होता था, माँ के साथ ही जाना होता था, तो मेरी अम्मी जो है ना वो बुर्का पहना करती थी, तो मैं कुंडी खड़का के ना उनके बुरके में छुप जाता था। तो जो भी दरवाज़ा खोलने आता था वो देखता रह जाता था। अब ख़ातून पे तो कुछ शक कर नहीं सकता और बुर्का पहना हुआ जेंटल ख़ातून, तो उन्होंने इधर उधर देखना फिर चले जाना। मेरी वालदा ने मुझे डांटना, क्या हरकत कर रहे हो, किसी को तुमने तंग किया है, कोई सोया हुआ होगा। लेकिन तो पता छोटा होता है, इतनी अक्ल नहीं होती, यही शरारत होती थी और किया करते थे, और यही बचपन की खूबसूरती है जिसे अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले गेस्ट की तरफ, तो सुमरा चलें। आकिब, आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा ISP के साथ? बेसिकली ये देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बचपन से देख लूँ कि मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की, मिडिल की या इंटर लेवल, वो मैंने टाट वाला स्कूल में सारा कुछ ये किया, मतलब कि गांव में इस वक्त पढ़े।
तो बाद में मतलब कि स्टडी जब मेरी इंटर तक मैंने किया तो फिर मुझे शौक़ पड़ गया बिज़नेस करने का। तो मैंने कराची में अपना एक ढाबा खोल लिया वहाँ पे, मतलब कि जो मुझे पैसे मिले कि आपने जाकर एडमिशन करना यूनिवर्सिटी में, GC लिए मेरा नाम भी आ गया, लेकिन वही पैसे मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। तो बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा था, लेकिन वहाँ से भी लॉस हुआ। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। तब मेरा लास्ट ये हुआ कि मैं घर आ गया था, क्योंकि मैं 4 से 5 महीने वहाँ पे रहा, तो घर की याद भी आ रही थी साफ ज़रा, क्या कोई इतना बड़ी उम्र भी नहीं थी, मम्मा की याद भी आती थी, सिस्टर वगैरह भाई थे उनकी याद आती थी। तो मैं घर आ गया, तो जो अपने वहाँ पे थे वहाँ पे उनको वहाँ पे आया, तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम किया कि हाँ भाई कि लॉस हुआ। फिर वहाँ पे गया, उसको स्टेबल करने की कोशिश भी की, लेकिन हाँ भाई ये सूरत हाल बन चुकी थी कि हाँ भाई उसको स्टैंड कर पाना मेरे लिए वो नहीं था। तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया। जब मेरे वाले साहब को सिचुएशन का पता चला तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई कि अब ये मज़ीद वेले ना रहें, तो इनको क्या किया जाए कि हाँ भाई कहीं एडमिशन करा दिया जाए। तो मेरे क्लास फेलो हैं सैफुल्लाह, वो BS इंग्लिश में होते हैं, आप लोगों के डिपार्टमेंट से हैं, तो उनसे उनका रब्ता, उन्होंने कहा कि हाँ भाई IS में एडमिशन ओपन है स्प्रिंग सीज़न के, तो आप वहाँ पर एडमिशन करा लें। तो यहाँ पर आए तो उन्होंने एडमिशन कराया, तो यहाँ से मैंने स्टडी कंटिन्यू की। तो ये चीज़ थी। बाकी रही बात ISP की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाँव से आए थे वही गवार, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे आया यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले ये देख लें कि मैंने ISP का पेज ना जो ग्रुप बने हुए थे FB पे उनको लाइक किया हुआ था। तो जिस तरह हम चल रहे थे मतलब कि तरीका था गाँव वाला, तो एक लड़की ने क्या किया वहाँ से वीडियो बना के ना तो FB पेज पे डाल दी। तो जब हमने वहाँ पे देखी तो दोस्तों के आए कि हाँ भाई ये आप लोगों की वीडियो सामने है कि किस तरह आप लोग चल रहे हैं, मुँह उठा के खोल के आप यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। इसका मुझे कुछ खुद के बहुत हंसी आई कि हाँ ये हमारे ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन बड़ा मज़ा आया। वो हमारे ना फर्स्ट वीडियो थी कि हाँ भाई मतलब कि उस दिन जो हमें मतलब कि देखने को मिला कि एक्सपीरियंस था कि हमने इसको क्या चेंज करना है। फिर उसके बाद मतलब कि हमें ट्रेनर मिले अच्छे, सर वाजिद रज़ा साहब, और फर्स्ट डे मैम सहमा से ही मुलाकात हुई। तो उस वक्त तो काफ़ी डर लग रहा था इनसे, क्योंकि जब ये क्लास में एंटर हुई तो गुस्से वाला लहजा, क्योंकि इनको कोई पता नहीं होता कि हाँ भी कब इनको गुस्सा आ जाए, कब ये प्यार से बात करने लग जाए। वो उस दिन से उनको देखा तो हमें खुद हैरान हो गए कि हाँ भी यहाँ पे ऐसी ऐसी टीचर भी पाई जाती हैं। ऐसी हाँ ये चीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। लेकिन आके आप ही वजाहत करो ये ऐसी से क्या मुराद है? सर ये देखना कि बेसिकली कभी पल भर में प्यार से बात करना और अचानक से गुस्से में आ जाना कि बंदे को झिझोड़ के रख देना, बंदा खुद हैरान हो जाता है कि इनसे अब क्या बात करें। खुशी कभी गम नहीं कभी खुशी कभी गम नहीं। जब गम की हालत में बंदा आता है ना तब ये पता नहीं सोचता कब ये खुशी आएगी हमारे ऊपर, तब बंदा वही सुनता रहता है। और मजे की बात ये ख्वाबों में आकर तंग करती है कि वहाँ भी झट करके चली जाती है। तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है ना जी सर, आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इसमें आके, क्योंकि स्टार्टिंग में ये देख लें कि सर वाजिद रज़ा साहब का जो फर्स्ट स्टेप था हमें मोटिवेट करने का, मतलब कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, उन्होंने फर्स्ट ही डे से मतलब कि हमें खड़ा कराया स्टेज पे। हमें कहा कि आप लोग खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या क्या आपके अंदर एक्टिविटी हैं, आप क्या कर लेते हैं, किस वाले से। उन्होंने ये किया, फर्स्ट स्टेप वो हमारे लिए बेस्ट था। फिर उसके बाद फिर हमें मतलब कि सोसाइटीज़ का पता चला कि हाँ भाई कि सदर इंजेक्टेड डेवलपमेंट सेंटर के अंदर ना जो बच्चों की मतलब कि मोटिवेट मतलब कि उनकी स्किल्स वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ, जिनमें करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी भी सरफरस्त है। तो इस वाले से अगर आप लोगों ने अपने किरदार शादी के लिए करना है तो आप आगे आएँ। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब कि ये आर्ट एंड डेकोर सोसाइटी को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया। फिर मेरी जो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है वसीम बशीर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर मैं सहमत से दोबारा मतलब कि वो इन्होंने फिर हमें मोटिवेट किया, फिर मैंने CBS ज्वाइन की। चलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकली अपनी थॉट शेयर करने के लिए। तो राफिया, आप 2 साल CBS सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हैं, तो आपको लातादाद प्रोजेक्ट मिले होंगे। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपको फेस करने में चैलेंजिंग लगा कि भाई ये थोड़ा मुश्किल है, ये ज़रा मैं चैलेंजिंग लगा आपको? सबसे फर्स्ट में जो मेरा प्रोजेक्ट था तो उसमें ISP नैब जो किया था हमने, उसमें मुझे ज़रा हुआ था इस तरह से कि टाइमिंग का इशू होता था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ पे सब जो मेंबर्स हैं हमारे वो इतने अच्छे हैं, इन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। हालांकि मैं उसको हेड कर रही थी लेकिन मुझे वो सेव कर रहे थे, क्योंकि हमने जाना था उधर परफॉर्म करने के लिए, उसको कहते हैं हाँ आर्ट काउंसिल में जाना था हमने। तो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं बाहर जा रही हूँ इस तरह सब बच्चों को लेकर, और ऐसा है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और हमेशा मुझे सबको फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे जब सब मुझे फॉलो कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बन के कह रही थी नहीं इस तरह से और इस तरह से करें, मेरी बात माने। तो वो बहुत अच्छा भी हुआ था, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखा था। सब बहुत अच्छे थे, कोई इशू नहीं हुआ इस तरह से कि मुश्किल लगे, लेकिन जब आपके साथी बहुत अच्छे हों तो बहुत मुश्किल काम भी आपका आसान हो जाता है।
चलें ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये ट्राई करना चाहिए, कोई भी चैलेंज उसको फेस करके उसको पार करना चाहिए, और आपने वो किया, वेल डन। चलें सुमरा, सर की तरफ दोबारा आएं। सर बचपन में आपको कितनी ईदी मिलती थी और आप उसे कहाँ खर्च? मिलती तो छोड़ें, मैं मांगता बहुत था क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही होता था ईदी जमा करना। आई सेट द टारगेट इन माई माइंड इन माई चाइल्डहुड के जनाब हमारे दौर में ना पैसे की वैल्यू थी, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो खैर डॉलर जो है वो शूट कर गया तो डी वैल्यू होगी हमारी करेंसी। मेरे बचपन में 10 रुपये ईदी भी एक अच्छी ईदी काउंट होती थी, और वो 10-10 रुपये के हिसाब से मैंने अपने माइंड में कम से कम भी 1000 रुपीज़ सोच रखा होता था कि मैंने 1000 रुपये ईदी जमा करनी है, और ज़्यादातर मैं कामयाब हो जाया करता था। तो मुझे सारे मेरे मामू रहलत फरमा के वो मुझे कहते थे डब्बा पीर, कहते थे ये जो सोच लेता है ना वो करके रहता है। तो एवरेज यही थी अराउंड 500 to 1000, इससे ज़्यादा नहीं, और ये भी बहुत होती थी। तब पैसे की वैल्यू थी, और 1 रुपये में 4 कैंडीज आ जाया करती, अब 5 रुपये की एक कैंडी और सर आप कहाँ खर्चते थे ये? अच्छा, मेरी शुरू से आदत रही है कि माँ बाप ने जिस तरह तरबियत की, मैं हमेशा ईदी बहुत शौक़ से जमा करता था, फिर उन्हें खर्च अपने बहन भाइयों पर ही करता था। कभी सिस्टर के लिए कोई गिफ्ट ले आया, कभी भाई के लिए ले आया, कभी अपने लिए कोई वीडियो गेम ले ली, इसी तरह मैं खर्च करता था। मैं बेतुके खर्च नहीं करता था। हाँ, मेरे बचपन में ईद के मौके पर फेयर्स वगैरह लगते थे जहाँ पर बच्चे जाते थे, तो वहाँ पर भी खर्च करता था। झूले लगे हुए थे, वो उसे इंजॉय करना, आइसक्रीम खा लेना, गोलगप्पे खा लेना, इस किस्म की चीज़ें होती थी। लेकिन अराउंड 20% मेरी टोटल इनकम पर खर्च होता था। 80% जो था वो मैं अपने बहन भाइयों पर ही खर्च करता था, और मुझे खुशी होती थी इस चीज़। मैम आपसे मेरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आप छोटी तो बचपन में आपके क्या एम्स थे, क्या एम्बिशंस थे? एक छोटा बच्चा होता है ना कि बस मैंने बड़े होकर ये बनना है, तो मैम आपके क्या गोल्स एंड एम्बिशंस थे? सबसे पहली बात ये कि मैं बड़ी नहीं हुई। कितनी सच्ची है। मैम आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? ये सही सवाल है। यस मैम, तो क्या गोल है आप, क्या बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? इसके बारे में मैं अभी सोच रही हूँ। आई थिंक आई एम नॉट मैच्योर इनफ कि मैं ये सोचूं मैंने बड़े होकर क्या बनना है। हाँ, सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है कि मैंने बड़े नहीं होना। एनी हाउ, बचपन में जब मतलब मेरे घर में चूँकि आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग हैं, और हमारे घर में गुफ्तगू और वो सब चीज़ें बचपन से मैं देख रही थी, तो मेरे बाबा भी और ख़ुद मेरे दादा अबू ये सब और सब फैमिली ऐसे बहुत बात करती थी आर्मी के बारे में, और इनके जो भी आर्मी की चीज़ें होती थी, ख़ास तौर पे मेरे फादर जो थे वो फ़िज़ाइया के बारे में बहुत बात किया करते थे। तो हम टीवी पे जो न्यूज़ सुनते थे, दादा के साथ परेड देखने भी जाते थे, तो उसमें मुझे देख के ये अच्छा लगता था कि यूनिफॉर्म किसका अच्छा है। और वहाँ से मुझे बचपन से जो शौक़ हुआ वो पायलट बनने का शौक़ था। मेरे फादर उसको सपोर्ट करते थे घर में। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी नहीं रखी इतनी, आई वॉज़ टू यंग कि जब उनकी डेथ हुई, आई वॉज़ 12। सो वो जो मेरा बहुत बचपन वाला ख्वाब था वो फिर उनके साथ वहीं ख़त्म हो गया, बट वो वहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो स्टिल मेरे पास है। मैंने अब आके कुछ चीज़ें और सर्च की कि ज़रूरी तो नहीं है। उस वक्त तो मुझे खैर F-16 तक पहुंचने का शौक़ होता था व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड, और अब मैं जब सोचती हूँ तो इसको मैंने जब भी सोचा, क्योंकि F-16 दैट मीन्स कि आई वाज लाइक टू सर्व पर्टिकुलर वे टू माई कंट्री। और लेकिन अब क्या है कि चीज़ें अभी भी मैं सर्व कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि ये सिर्फ हवाओं में उड़ने का शौक़ है, तो हवाओं में बहुत तरीक़ों से उड़ा जा सकता है। सो मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और शायद इसी वजह से इतनी एनर्जी रहती है हमेशा मेरे पास, क्योंकि मुझे ये सारी एनर्जी हवा से ही मिलती है। तो मैम दिल तो नहीं कर रहा हमारा कि हम ब्रेक पे जाएं, लेकिन टाइम हो गया है, तो आप लोग भी देखते रहें ISP मंथ ई स्पेशल, और हम लोग आते हैं ब्रेक के बाद।
ISP Munch. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। ISP Munch. वेलकम बैक टू ISP मंच ई स्पेशल शो। मैं आपका होस्ट सैयद फैज़ान आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर। सुन तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना रैपिड फायर का सेगमेंट। तो सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है फर्स्ट कि आपके पास एक 5,000 रुपये का नोट है और आपके पास दो लोग आते हैं और दोनों को अशद ज़रूरत है पैसों की, तो आप किसे देंगे वो? आपके पास ऑप्शन 1 है मैम महाविश रिजवी और ऑप्शन 2 में आपके पास हैं सर डॉक्टर नदीम आबदी। महाविश रिजवी मेरी स्टूडेंट है और नदीम आबदी साहब मेरे दोस्त हैं, तो डेफिनेटली मैं अपने दोस्त को दूंगा। तो मुबारक हो सर, आपको मिल रहे हैं पैसे और मैम महाविश आप सर से अलग से मिलके बात करें। महाविश बेटी है, वो उसे पता है कि चलें आबदी साहब को दे दी तो खैर है। सर, दूसरी सिचुएशन है कि आप रात के वक्त जो है रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी के अंदर यानी कार में आप जो है ना रोड पे जा रहे हैं और दो लोग आपसे लिफ्ट मांगते हैं, तो आप किसे लिफ्ट देंगे? हमारे पास ऑप्शन 1 है मौलाना फजलुर रहमान और ऑप्शन 2 में है माहिरा खान। मेरा ख्याल मैं गाड़ी अकेले लेके जाता नहीं, मेरी फैमिली ऑलरेडी बैठी हुई होगी, तो मैं बाय बाय करता हुआ ही जाऊंगा। आप लेके जा रहे हैं सर? लेकिन लाजमी है किसी को लेके सर, सर बाय चांस खुदा ना खास्ता आप अकेले जाएं। ये चीज़ है, दिलों की बातें बाहर निकालना ही हमारा काम है। नहीं बेटा, इसके अलावा भी पता कर लेते, मैं तब भी यही कहता। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। दिल है क्या करें। तो मैम अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको मजबूरी के तहत अपने घर में एक तस्वीर लगवानी है फ्रेम करवा के बड़ी करके। ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, उनमें से किसकी लगवाएंगे आप? ऑप्शन 1 में है शेख रशीद और ऑप्शन 2 में है बिलावल भुट्टो। ओह माय गॉड, मुझे दोनों की नहीं लगानी। मैम दोनों का कोलाज लगवाने दिल के साथ। लेकिन आपको लगानी है दोनों का कोलाज। ओके, लेट मी थिंक। बिलावल भुट्टो मासूम ऑप्शन है। लेकिन क्यों मैम? बट मैम ये ज्यादती क्यों? अच्छा, और दूसरी सिचुएशन है, आप मूवी देखने जा रही हैं सिनेमा और आपके पास 2 टिकट्स हैं, ठीक है? तो आपने एक बंदी को साथ लेके जाना है जबकि 2 लोग मौजूद हैं, तो आप किसे लेके जाएंगी? मुझे लेके जाएंगी या डॉक्टर जावेरिया को? डॉक्टर जावेरिया को। मुबारक हो मैम, आपको लेके जा रही हैं और मैं खुद ही टिकट चाह रही हूँ। प्रॉमिस किया हुआ है। तो चलें आकिब, हम आपकी तरफ आते हैं। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि आप एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर खड़े हैं और वहाँ से आपके साथ 2 लोग मौजूद हैं। आपने इनमें से एक को छत से गिराना है और आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, पहला राफिया, दूसरा समरा। मैं आपको बता दूं इस जवाब के बाद सिक्योरिटी में हम आपके जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं यार, फर्स्ट सवाल ये है कि हाँ भाई, अगर मैं सीढ़ी से लगे किसी को गिराऊंगा भी ना छत से, तो समरा को गिराऊंगा, राफिया को नहीं गिराऊंगा। सही है, ठीक है, मुबारक हो राफिया। क्योंकि समरा साथ नहीं बैठी दूर है, राफिया का थप्पड़ पड़ सकता है। नहीं पहले भी। तो चलिए अब आपसे दूसरा और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल है। इसके ऑप्शन नहीं है, IQ से आपने इसको जवाब देना है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले तो आप कौन सी ऐसी विश है जो करना चाहेंगे, उससे ऐसी कौन सी विश मांगेंगे? बेसिकली ये देख लें कि हाँ भाई, कि जो अलादीन का चिराग की जो स्टोरी सुनी हुई हमने, इसको मैं मानता तो नहीं हूँ,
अगर आप कह देते कि हाँ भी अगर आपको मिल जाए तो आप कौन सी भी शो करेंगे, तो साथ रहे कि हाँ भी कि यही कि हाँ भाई कि मेरी विश ये होगी कि जो मैं उससे हासिल करके ना दूसरों को मतलब कि मुहैया कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि जो गुरबा वगैरह हैं उनको फूड वगैरह, तो इस वजह से करूँगा। लेकिन इसमें यकीन नहीं करता कि हाँ भाई कि अल्लाह दिल का चिराग है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर आपको मिले तो आप क्या करेंगे। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए, मुझे होते रहता है। हाँ, लेकिन तो फिर आपको क्या विश मांगेंगे आप? विश तो उससे कुछ नहीं मांगेंगे, जो हासिल करना होगा उससे फूड हासिल करेंगे जो गुरबा को मिलेगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि मैं यही कहूँगा कि आज मैं अपने मतलब के ऑडियंस से जो हमें देख रहे हैं कि उनको यही कहूँगा कि जितने भी होटल्स हैं ना हमारे मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट, अगर वहाँ पे हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अगर खाना बचता भी है ना तो उनको ना बाहर जो फ्रिज रखे हैं उनमें रखा दें, उनको लिख दिया जाए कि हमें जो भूखा है गरीब है इसको आगे लेके खा सकता है। ये चीज़ है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और आपने प्यारा मैसेज दिया है। तो चलिए अब हम राफिया की तरफ बढ़ते हैं। तो राफिया, आपसे ये सवाल कि आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आप इन दोनों में से किसके साथ जाएंगी, शेख रशीद या शफकत? शेख रशीद के साथ जाऊंगी। शेख रशीद के साथ? शफकत के साथ क्यों नहीं? क्योंकि शेख रशीद इसलिए कि वो मुझे उनका बोलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो तंजिया बातें होती है इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। फिर वो अपनी और बिलावल की स्टोरी भी सुना सकते हैं। हाँ, वो स्टोरी भी सुना सकते हैं और एक उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, कहावतें जो वो बोलते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए सुनती जाऊंगी और जाती जाऊंगी। तो अब आपसे एक और दूसरा सवाल कि रात का वक्त है, सुनसान सड़क पे आप अकेली जा रही हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और एक बंदा आपके पास आता है, गन पॉइंट पे आपको कहता है नंबर दो या मोबाइल दो, तो आप इन दोनों में से क्या चीज़ देना पसंद करेंगी? पहली बात है कि मैं रात को तो बेड से भी नीचे नहीं उतरती और वॉशरूम में अम्मी को कह के जाती हूँ जा रही हूँ, नजर रखना। लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए नंबर दे दूंगी क्योंकि मैं बाद में सिम भी चेंज कर सकती हूँ और उसको ब्लॉक भी कर सकती हूँ। वो तो गलत भी दिया जा सकता है। सर वो उस टाइम कॉल करके भी देख सकता है ना। ये ना हो नंबर भी ले ले और फायर भी कर। वो प्रोफेशनल मांगने वाला हो तो फिर एक अलग बात है। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एप्पल बॉक्स। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने कुछ सवालात किए हैं हमारे मौजूद गेस्ट से, आए हम उनसे पूछते हैं। सर आपके लिए एक सवाल है, मलाइका स्टूडेंट ने आपके लिए एक सवाल किया कि सर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगा हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा या ये काम बहुत मुश्किल है, तो अपनी सूरत हाल में आपने ख़ुद को कैसे मतलब डील किया? नॉर्मली बेटा जब मैं रिसर्च का काम कर रहा होता ना तो शुरू में मुझे लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसका डाटा गैदर करना, सबसे पहले तो उसका मॉडल क्रिएट करना है, रिसर्च मॉडल बनाना, तो एट फर्स्ट ग्लांस समटाइम मैं सोचता हूँ बस छोड़ देता हूँ यार ये मुझसे नहीं होगा। फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जब ये मैं काम कर लूँगा और इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी और ये कोई चीज़ ऐड करेगा सोसाइटी के लिए, मेरे अपने करियर के लिए, तो फिर वो मैं करना शुरू कर देता हूँ। तो थैंक यू सर वेरी मच। एंड मैम आपके लिए सवाल है हमारे स्टूडेंट, हमारे दोस्त अरसलान की तरफ से कि मैम हम स्टडी के साथ साथ कैसे मुख्तलिफ सरगर्मियों का हिस्सा बन सकते हैं, मतलब अदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं हम स्टडी को और उनको कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यस मैम। जिस काम को करने को आपका जी चाहता है आपको उसके लिए वक्त भी मिल जाता है, आपकी प्रायोरिटी सेटिंग भी हो जाती है और आपको ये भी पता होता है कि मैंने अपने 24 घंटों में से इसको माँ बाप से छुप के कौन सा टाइम देना है। तो ये सब कुछ हो जाता है। पहला, अगर आपकी लगन सच्ची है तो। दूसरी चीज़ इसमें टाइम मैनेजमेंट है। आप जिन चीज़ों को भी फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं या कुछ अपना वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, आप उसके लिए टाइम मैनेज करते हैं अपना। अल्लाह ताला ने वही 24 घंटे पूरे इंसाफ के साथ हर इंसान को दिए हैं, एक ही जितने। तो ऐसा होता है, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं ज़िंदगी में कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, ज़्यादा काम कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी सेटिंग क्या है और आप टाइम मैनेजमेंट कितनी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ मैं आपको मैम की कोटेशन ही बताता चलूँ, एक बहुत ही प्यारी सोच है कि एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो ट्राई आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी हमारी जनरल सेक्रेटरी भी हैं आयशा खालिद, उन्होंने सर से भी मैम से भी सवालात किए हैं। तो सर पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ कि सर कोई ऐसा बहाना जो आप हर बार होमवर्क ना करने पर अपने टीचर से करते हों? लाइट नहीं थी। सर कॉपी घर भूल गया। लोड शेडिंग ऐसे नहीं होती थी। सर होमवर्क किया, कॉपी घर भूल गया, ये बहाना नहीं किया कभी आपने? नहीं, ये बहाना नहीं किया। उसकी वजह, वैसे मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो होमवर्क ना करे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं स्कूल से आते सारी
लंच करने के बाद अपना काम लेके बैठ जाता था। मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हो मैंने होमवर्क ना किया। हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैंने हमेशा जेन्युइनली बताया, क्योंकि नॉर्मली शादी ब्याह पर जाना अगर पड़ जाता था तो तब नहीं होमवर्क हो पाता, तो मैं बता देता था। और मेरे टीचर अच्छे थे, मुझ पर एतमाद करते थे, वो माफ़ी के खाने में रखते थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी खुदा ना खास्ता पढ़ाई के ऊपर मार खाई हो। वैसे मैंने मार बहुत खाई हुई है, लेकिन हमेशा खेलने पे ही खाई है। क्यों? वालिद साहब का हुक्म था कि मगरिब की अजान घर हो, और अगर खुदा ना खास्ता बाहर हो जाती थी तो फिर वालिद साहब का स्लीपर इंतज़ार कर रहा होता। ये तो सर घर घर की कहानी है। वैसे एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टॉप पे बैठता है और आते ही टीचर को होमवर्क याद दिलाता है, वो फिर हम सब बैक बेंचर्स की बड़ी रोलता है। सही कह रहे हो, मैं वैसा स्टूडेंट नहीं था। मैं याद करवाने वाला स्टूडेंट नहीं था। ये बेस्ट है सर फिर। और मैम सेम क्वेश्चन सर मैम आपके लिए। ऐसा याद नहीं पड़ता, क्योंकि घर में मैंने बताया मेरे मामा पापा पढ़ाते थे, तो अच्छा इम्प्रेशन था, टॉपर भी थी कुछ सर्टन टाइम तक। तो ऐसा नहीं याद होता पड़ता कि मैंने कभी होमवर्क छोड़ा हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो प्रैक्टिकल करने की होती थी। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे इस मामले में कि हमें कुछ प्रैक्टिकल करने की चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, तो मुझे अच्छा लगता था उनको आके करके लेके जाना, डायरी पे आर्ट वर्क करना, इस तरह का। तो और फिर घर में एक निगरानी होती है ना, जो कि ये 2 घंटे ज़रूर स्टडी को देने, तो होमवर्क हो जाता है। और मैम उस टाइम आपको तो पढ़ना भी पड़ता था, ये भी बहाना नहीं कि मोबाइल से पढ़ सकते हैं, किताब में रख के मोबाइल से पढ़ते रहो। हाँ, ये किताब वाली कहानी बहुत मज़े की। हमने किताब में रख के इमरान सीरीज़ और बाकी छंचंगलू और टार्जन बहुत पढ़ी, और इससे हमने मार खाई है। मैम मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने भी अक्सर ऐसा किया हुआ है, किताब में अच्छा, मैंने ऐसा नहीं किया। पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाने का दिल तो नहीं है, पर हमारे मौजूद मेहमानात को बहुत सी मसरूफियात हैं, उनको जाना है, तो हम उनसे इजाज़त लेंगे और एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। तो ईद का मौका है, तो थोड़ा म्यूज़िकल तड़का भी होना चाहिए। तो ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और आपके सामने म्यूज़िकल शो पेश करेंगे। तो तब के लिए पहले हम सब मिलके एक दफ़ा अपने नाजरीन को ईद मुबारक भी कह देते हैं मिलके। जी, और उससे पहले हम सब अपने नाज़रीन को एक बार मिलके ईद मुबारक भी कह देते हैं। जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। सलामत रहें आबाद। जी। ISP Munch. खिलते रंगों और खुशगवार एहसास के साथ हम हाजिर होंगे हर हफ्ते। आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने आ रहे हैं आपके मेज़बान वारिस सियाल, माविश रिजवी और समीर बुच्चा ISP स्टूडियो से बेहतरीन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग ISP के संग बिखेरने आप सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग। Now all you need to do is tune ISP Studio. Stop yawning, start smiling, Sparkle your teeth, twinkle your eyes. शेक योर बॉडी, मूव योर हेड, and don't forget to watch Good Morning ISP. मुस्कुराते रहिए, जानने के लिए देखते रहिए ISP स्टूडियो, क्योंकि ये सुबह हमारी है। ISP Munch. वेलकम बैक टू आवर शो। यहाँ हमारे साथ मौजूद है हमारा म्यूज़िकल बैंड चूचा गैंग। तो आइए आपको हम म्यूज़िक की तरफ लेके चलते हैं, आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करें। उससे पहले हमें दे इजाज़त। आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपका दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरे, ढेरों खुशियाँ बांटें अपनों के साथ। और एक आखिरी बात, ये हमारा पहला शो है होस्टिंग के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
2, 3, here we go. दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, वो तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, चाहत ऐसी है कि मेरी बढ़ती जाए, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, जुदा होके भी उम्मीदें कुछ बाकी है, जुदा होके भी उम्मीदें कुछ बाकी है, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ये कैसी बातें हो बरसाते, ये भीगी भीगी यादें, ये भीगी भीगी यादें, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने, कहाँ पे ये फिजा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ये कैसी बातें हो बरसाते, के भीगी भीगी यादें, ये भीगी भीगी यादें, ISP Munch.